जीएसटी सुपर फास्ट रिवीजन के अंदर हम अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मीनिंग ऑफ सप्लाई। सर ये चैप्टर क्यों पढ़ा रहे हूँ बेटा? ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, जीएसटी का 1 रुपया भी गवर्नमेंट कलेक्ट नहीं कर सकती अगर वो चीज सप्लाई की डेफिनेशन में फॉल ना करे। इसका मतलब जीएसटी लगाना कलेक्ट करना तो बाद की बात है, पहले उस चीज का सप्लाई की डेफिनेशन में कवर होना जरूरी है। जो भी सेल परचेज सप्लाई की डेफिनेशन में कवर नहीं होता उससे आप जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकते। तो हम यहाँ इस चैप्टर के अंदर सप्लाई क्या होती है, सप्लाई के कितने टाइप हैं, कंपोजिट सप्लाई क्या होती है, मिक्स सप्लाई क्या होती है, बिजनेस क्या होता है, कंसीडरेशन क्या होता है, गुड्स की डेफिनेशन क्या है, मनी की डेफिनेशन क्या है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सीखेंगे और उनके कुछ एग्जांपल भी देखेंगे ताकि आपका इस चैप्टर के ऊपर भी पकड़ मजबूत बने। तो सबसे पहले सेक्शन नंबर 7 से 7 और से सप्लाई। तो बेटा याद कर लो, इंपॉर्टेंट सेक्शन है सप्लाई की डेफिनेशन का। जो सेक्शन है, सॉरी नीचे लिख देता हूं, सप्लाई की डेफिनेशन का सेक्शन 7 कवर करता है। तो सबसे पहले हमें देखना सप्लाई की डेफिनेशन क्या है। सप्लाई की डेफिनेशन जितनी बड़ी होगी जीएसटी का रेवेन्यू, जीएसटी का स्कोप उतना ज्यादा होगा, इसलिए जीएसटी डिपार्टमेंट ने सप्लाई की डेफिनेशन को दिल खोल के बनाया है। इसने कहा है आप सेल करिए, आप एक्सचेंज करें, आप बार्टर करें, सामान के बदले सामान दें, आप लीज करें, आप डिस्पोजल करें, आप रेंटल करें, आप कुछ भी करें, इतनी चीजें कवर कर दी हैं। इन सभी चीजों को हमने नाम दे दिया क्या? सप्लाई। इसलिए बेटा ये ध्यान रखिएगा, गुड्स और सर्विस के सिर्फ सेल पे ही जीएसटी नहीं लगता, इन सभी चीजों पे जीएसटी कवर होता है। मतलब सप्लाई की डेफिनेशन बहुत बड़ी है, सेल तो उसका एक छोटा सा बेटा है। ठीक है सर। लेकिन सप्लाई कहती है 2 एलिमेंट्स मेरे साथ रहेंगे, इन 2 एलिमेंट्स के बिना मैं सप्लाई नहीं कहलाऊंगी। सप्लाई को बड़ा घमंड है, सप्लाई को बड़ा घमंड है। वो कहती है 2 बॉयफ्रेंड हमेशा मेरे साथ होने चाहिए तो ही मैं सप्लाई कहलाऊंगी। उसके बॉयफ्रेंड का नाम क्या है? सप्लाई तब बनेगी जब कंसीडरेशन होना चाहिए। पहला एलिमेंट जो बहुत ज्यादा जरूरी है, कोई चीज सप्लाई बनेगी या नहीं बनेगी, सबसे पहली चीज, सबसे पहला गेट, सबसे पहला टेस्ट जो आप चेक करेंगे, क्या वो सप्लाई फॉर कंसीडरेशन है? तो सप्लाई होनी चाहिए फॉर कंसीडरेशन। और दूसरा जो इसका बॉयफ्रेंड है उसका नाम है पर्पज ऑफ बिजनेस। इसको फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी बोलते हैं। तो बिजनेस पर्पज होना चाहिए और कंसीडरेशन, फॉर कंसीडरेशन अगर ट्रांजैक्शन हुई है तो अगर ये दोनों चीज इकट्ठी हो जाती हैं तो सप्लाई बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसी घमंड है और इन दोनों के बीच में एंड लगा हुआ है, मींस दोनों इकट्ठे एक साथ होने चाहिए। लेकिन घमंड तो साहब रावण का भी नहीं रहा है, तो सप्लाई का घमंड टूटना भी तय था। सप्लाई का घमंड तोड़ने के लिए 2 बंदे पैदा हुए। एक बंदे का नाम रखा गया स्केड्यूल 1, ये क्या होता है डिटेल में समझाऊंगा, और दूसरे बंदे का नाम रखा गया इंपोर्ट ऑफ सर्विस। ध्यान से सुनना साहब, ऐसी तरह तरीके से सप्लाई सिखाऊंगा कि भूलोगे नहीं। सप्लाई का घमंड तोड़ने के लिए जो कहती थी 2 बॉयफ्रेंड हमेशा साथ चाहिए, एक चाहिए कंसीडरेशन, दूसरा चाहिए बिजनेस पर्पज, दोनों के बीच में एंड लगा दिया, चलूंगी तो इनके साथ चलूंगी, रहूंगी तो इनके साथ रहूंगी, अदरवाइज कुंवारी मर जाऊंगी। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। स्केड्यूल 1 ने कहा भाई साहब मैं कंसीडरेशन, मैं वो बातें बताऊंगा जहां कंसीडरेशन नहीं भी होगा, जहां विदाउट कंसीडरेशन काम होगा तो भी तो सप्लाई बनेगी। और लिख दिया लॉ के अंदर। लॉ के लिखने के बाद सप्लाई की क्या चलती, मतलब स्केड्यूल 1 के अंदर गौर फरमाइएगा, याद कर लीजिए, स्केड्यूल 1 में वो आइटम है जहां पैसे का लेन देन नहीं है, कंसीडरेशन नहीं है, फिर भी उसको सप्लाई मान लिया जाएगा। और दूसरा इंपोर्ट ऑफ सर्विस ने कहा, बात सुनो, मुझे कंसीडरेशन होना चाहिए, बस कंसीडरेशन होना चाहिए, बिजनेस पर्पज चाहे हो और चाहे बिजनेस पर्पज ना हो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोनों ने एक एक करके घमंड तोड़ दिया सप्लाई का। एक ने कहा कंसीडरेशन ना भी हो तो भी तो सप्लाई बनेगी, और दूसरे ने कहा कंसीडरेशन तो है लेकिन बिजनेस पर्पज ना भी होगा तो भी क्या बन जाएगी? सप्लाई बन जाएगी। इट मींस हम कह सकते हैं दोनों सप्लाई की एक्सेप्शन है। क्या है? एक्सेप्शंस। ठीक है सर। अब तक जो पढ़ा है उसको दोबारा से बेटा रिवाइज करते हैं। सेक्शन नंबर 7 के अंदर दे रखी सप्लाई की डेफिनेशन। सप्लाई की डेफिनेशन इसलिए पढ़ना जरूरी है, जीएसटी लगता ही उसी चीज पे है जिसको सप्लाई की डेफिनेशन कवर कर लेती है। सप्लाई की डेफिनेशन काफी वाइड बनाई गई ताकि जीएसटी को बड़े लेवल पे कलेक्ट किया जा सके, इसलिए इसके अंदर सेल भी, ट्रांसफर भी, लीज भी, रेंटल भी, डिस्पोजल भी, हर चीज को कवर कर लिया गया सप्लाई की डेफिनेशन के अंदर। सप्लाई के लिए 2 मेजर एलिमेंट होने चाहिए, फटाफट रिवाइज करो कौन से एलिमेंट्स हैं। फॉर कंसीडरेशन होना चाहिए और फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। 99% में दोनों के साथ मिलेंगे तो ही सप्लाई बनेगी, लेकिन इनकी 2 एक्सेप्शन थी।
इनका घमंड तोड़ने के लिए आपको पता है, एक तो स्केड्यूल 1 पैदा हुआ। स्केड्यूल 1 ने क्या बोला, भाई साहब पैसा कंसीडरेशन ना भी हुआ तो भी क्या दिक्कत है, कंसीडरेशन ना भी हुआ तो भी तो सप्लाई बनेगी। और दूसरा इंपोर्ट ऑफ सर्विस, उसने कहा भाई साहब इंपोर्ट का केस है, पैसा चाहिए मुझे, तो मुझे क्या चाहिए, पैसा। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो चाहे ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर। अगला जो टॉपिक है बेटा हम करेंगे, अब सीखेंगे क्या, जीएसटी के अंदर कितने स्केड्यूल हैं। जो स्केड्यूल 1 की बात करी, इसका क्या मतलब है, आप पढ़ेंगे जीएसटी के अंदर टोटल 3 स्केड्यूल हैं। स्केड्यूल नंबर 1, स्केड्यूल नंबर 2 और स्केड्यूल नंबर 3। सर ये हैं किस चीज के। स्केड्यूल नंबर 3 बेटा कवर करता है नेगेटिव लिस्ट। सर ये क्या बोल दिया आपने, नेगेटिव लिस्ट। नेगेटिव लिस्ट का मतलब है ना तो वो गुड्स है, ना वो गुड्स है और ना वो सर्विस है। ऐसी चीजें जो ना गुड्स कहलाएंगी ना सर्विस कहलाएंगी, कहीं भी कवर नहीं होंगी। जब ना वो गुड्स ना वो सर्विस, तो जीएसटी कैसे लग जाएगा, क्योंकि जीएसटी का तो नाम ही क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कोई चीज ऐसी ना वो गुड्स में फॉल करती ना वो सर्विस की डेफिनेशन में फॉल करती, तो वो कहलाती है नेगेटिव लिस्ट। इसके ऊपर जीएसटी नहीं लग सकता साहब। ठीक है सर। स्केड्यूल 2 क्या बोलता है, या तो गुड्स और या तो सर्विस। ध्यान से सुनिएगा, ये कह रहा था नेगेटिव लिस्ट ना तो गुड्स, ना तो मैं गुड्स हूं और ना मैं सर्विस हूं। लेकिन स्केड्यूल 2 बोलता है या तो मैं गुड्स बनूंगी या मैं सर्विस बनूंगी, इन दोनों में से कोई एक बनूंगी। तो या तो कोई भी चीज जो काम हुआ है या तो वो गुड्स कहलाएगा या वो सर्विस की डेफिनेशन में कवर होगा, दोनों में एक साथ कवर नहीं हो सकता। स्केड्यूल 2 ये बोलता है। और स्केड्यूल 1 आपको पता ही है वो क्या बोलता है, डीम्ड सप्लाई। डीम्ड सप्लाई ये तो सर आपने नहीं कराया था। डीम्ड सप्लाई अरे वही जो बताया था, जहां कंसीडरेशन ना भी होगा, मींस विदाउट कंसीडरेशन, विदाउट कंसीडरेशन, पैसा ना भी हो, जिन्हें सप्लाई का घमंड तोड़ा था तो भी इसको डीम्ड सप्लाई मान लिया जाता है। तो ये 3 स्केड्यूल आप फटाफट से रिवाइज कर लें। जीएसटी के अंदर 3 स्केड्यूल हैं। स्केड्यूल नंबर 1 डीम्ड सप्लाई विदाउट कंसीडरेशन। स्केड्यूल नंबर 2 या तो माना जाएगा गुड्स और या माना जाएगी सर्विस। स्केड्यूल नंबर 3 ना मानी जाएगी गुड्स और ना मानी जाएगी सर्विस, उसको बोलते हैं नेगेटिव लिस्ट। जी सर। तीसरा जो टॉपिक हमें करना है यहां पे, हमें करेंगे टाइप ऑफ सर्विस, सॉरी टाइप ऑफ सप्लाई। सप्लाई कितने टाइप की होती है, वैसे तो सप्लाई बहुत टाइप की, लेकिन मेजर कैटेगरी के अंदर अगर बांटे रेट्स के अकॉर्डिंग ध्यान में रख के बांटे तो इसके 2 टाइप बनेंगे। या तो सप्लाई होगी कंपोजिट सप्लाई, ध्यान रखिएगा मैं कंपोजिट स्कीम की बात नहीं कर रहा, कंपोजिशन स्कीम था वो, ये कंपोजिट है, वो कंपोजिशन स्कीम था। या तो सप्लाई होगी कंपोजिट सप्लाई और या सप्लाई होगी मिक्स्ड सप्लाई। सर कैसे कैसे फैंसी नाम आ रहे हैं सामने। या तो सप्लाई है कंपोजिट और या सप्लाई है मिक्स सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई सर हमें कैसे पता लगेगा पेपर में कंपोजिट सप्लाई है या मिक्स सप्लाई है। पहले तो दोनों की खास बात सुन लो, दोनों ऐसी सर्विस हैं, चाहे कंपोजिट हो चाहे मिक्स सप्लाई हो, दोनों ऐसी हैं जिसके अंदर 2 और मोर, यहां भी 2 और मोर, 2 या 2 से ज्यादा गुड्स और सर्विस को बंडल बना रखा है। बस कंपोजिट सप्लाई वो है, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से कीवर्ड नोट करना, कंपोजिट सप्लाई वो है जहां नेचुरल बंडल है, जिन 2 चीजों को इकट्ठा किया है नेचुरल बंडल है, उनको जोड़ा गया, उनको जरूरी थी, मजबूरी थी उनको इकट्ठा करना, वो अकेले अकेले इतना इफेक्टिव नहीं था। मिक्स्ड सप्लाई के अंदर आप कीवर्ड याद करेंगे आर्टिफिशियल बंडल। ये क्या होते हैं अभी बता रहा हूं, नेचुरल बंडल, आर्टिफिशियल बंडल। इसके अंदर कीवर्ड याद करेंगे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। सर कैसे कैसे वर्ड आ रहे हैं, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, और यहां पे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं होगा। अब सुनिए ध्यान से, कंपोजिट सप्लाई का एग्जांपल क्या है और इस कॉन्सेप्ट का जन्म क्यों हुआ, और मिक्स सप्लाई का एग्जांपल क्या है और इस कॉन्सेप्ट का जन्म क्यों हुआ। कंपोजिट सप्लाई के अंदर भी 2 या 2 से ज्यादा सप्लाई होती है और मिक्स सप्लाई के अंदर भी 2 या 2 से ज्यादा सप्लाई होती है, लेकिन कंपोजिट में इसलिए जोड़ा क्योंकि मजबूरी थी, और मिक्स्ड में जानबूझ के एवं ही धक्के ही क्या कर दिया, प्लस कर दिया। सर मोबाइल के साथ उसकी बैटरी आती है, क्या आती है, बैटरी नहीं होगी तो मोबाइल चलेगा कैसे। ये कौन सी सप्लाई है, ये दोनों चीज जो साथ जोड़ के बेची जा रही हैं, ये मजबूरी में बेची जा रही हैं, जबरदस्ती प्लस कर रखी है, साथ देना जरूरी है। तो ये एग्जांपल हुआ कंपोजिट सप्लाई का। ओके सर, पहले तो आप ये समझ लो कंपोजिट क्या है, मिक्स क्या है, कॉन्सेप्ट बाद में करूंगा। दूसरा सर, अगर फ्रिज के साथ अगर वाटर बोतल दी जा रही है, बोतल साथ की साथ बेची जा रही, दोनों चीजों का पैकेट बना के बेचा जा रहा है एक साथ, जबरदस्ती फ्रिज लेना है तो बोतल साथ में लेनी पड़ेगी, अगर ऐसा बेचा जा रहा है तो ये आर्टिफिशियल बंडल है, मतलब मिक्स सप्लाई का एग्जांपल है। ये कोई मजबूरी नहीं थी, फ्रिज अकेला बिक सकता है,
बोटल्स अकेली बिक सकती हैं, दोनों का अलग अलग प्राइस है और दोनों अलग अलग काम करती हैं। ठीक है सर। सर एक चीज बनाइए, मैं गया था रेजर लेने के लिए, मुझे अपनी दाढ़ी बनानी थी, लेकिन रेजर वाले ने बताया कि आपको रेजर के साथ साथ यहाँ पे फेस वॉश, और फेस वॉश के साथ में आपको यहाँ पे शैम्पू, और शैम्पू के साथ में यहाँ पे आपको आफ्टर शेविंग क्रीम भी दी जाएगी। चारों का अगर इकट्ठा पैकेट ले लोगे तो सस्ता पड़ेगा। ये कौन सा एग्जांपल है? क्या रेजर के साथ फेस वॉश और उसके आफ्टर शेविंग क्रीम, लोशन, शैम्पू और वो जो ब्रश व्रश होती है, क्या सारी चीजें इकट्ठा बेचने जरूरी है? नहीं, अलग अलग बिक सकते हैं, बिल्कुल। इसलिए ये कहलाएगा मिक्स्ड सप्लाई, जहां जानबूझ के आपने चीजों को जबरदस्ती बंडल बना के बेच रखा है। सर होटल में जाते हैं हम, बिल्कुल जाते हैं। होटल के अंदर हम ठहरते भी हैं, ठहरने को बोलते हैं अकोमोडेशन। हम वहां रुकते भी हैं, और वहां सुबह उठने के बाद या रात को जब देर जाके रुकते हैं, दोपहर को हम वहां खाना भी खाते हैं, मतलब हम वहां खाना पीना भी खाते हैं, मतलब रेस्टोरेंट सर्विस का भी वहां पे काम होता है। तो होटल एक साथ दो सर्विस दे रहा है, रुकने की फैसिलिटी भी और खाना भी खिला रहा है, खाना भी खिला रहा है और ठहरने की फैसिलिटी भी दे रहा है। तो दो या दो से ज्यादा सप्लाई एक साथ हैं, बताइए कंपोजिट सप्लाई या मिक्स सप्लाई? सॉरी, तो कंपोजिट, सॉरी मिक्स है, जबरदस्ती खाना खिलाए, जबरदस्ती। ऐसा कोई भी होटल नहीं चल सकता जिसके अंदर 99% खाने की व्यवस्था ना हो। आप कहीं दूर घूमने गए हैं, जंगल बियाबान में आपको कोई होटल दिखता है, आप वहां गाड़ी पार्क करते हैं, आप वहां रुक जाते हैं, थोड़ी देर आपने ड्रेस चेंज करने के बाद आप कहते हैं खाना लगा दो, होटल वाला कहता है खाना तो है ही नहीं, दूर दूर तक ना बंदा ना बंदे की जात। तो वहां पे आप किस होटल में क्या करने के लिए रुकेंगे जहां खाने पीने की फैसिलिटी ना हो? तो होटल वाले को खाना खिलाना पड़ता है, ये उसकी मजबूरी है। होटल जब ज्यादा चलता है जब वहां खाने की फैसिलिटी भी होती है। इसलिए ये एग्जांपल है कंपोजिट सप्लाई का। किसका? कंपोजिट सप्लाई का। ठीक है सर। सर अब अच्छे से समझ में आ गया हमारे को। सर मैंने कोई गुड्स मंगवाई बाहर से, मैंने कोई मशीन मंगवाई, वो मशीन बड़ी कीमती है, उस मशीन की स्पेशल पैकिंग होके आई है, स्पेशल पैकिंग होके आई है, और मशीन 800 किलोमीटर दूर से आई है, तो रास्ते का इंश्योरेंस भी करा रखा है। इंश्योरेंस की कॉस्ट आई 1 लाख रुपए, पैकिंग की कॉस्ट आई 1 लाख रुपए, मशीन की कॉस्ट थी 18 लाख रुपए, टोटल वैल्यू होगी 20 लाख रुपए। तो ये कंपोजिट सप्लाई है, जो तीन चीजें इकट्ठी हुई हैं, कंपोजिट सप्लाई है, मिक्स सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई, क्योंकि ये जरूरत थी। इसको भी क्या कर देंगे हम? कंपोजिट सप्लाई। एक सेकेंड, सॉरी बीच में फोन आ गया था। तो ये जो मशीन मैंने मंगवाई, जो स्पेशल पैकिंग करवाई है, इंश्योरेंस करवाया है, ये भी किसका एग्जांपल है? कंपोजिट सप्लाई का एग्जांपल है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया, जिनकी नीड है, जिनको बिजनेस के पर्पज से इसलिए प्लस कर रखा है, अदरवाइज वो वैसा इफेक्ट नहीं डालेंगे, तो नेचुरल बंडल है। और जिनको जबरदस्ती प्लस कर रखा है, एक चीज आसानी से बिक सकती है, उसका प्राइस अवेलेबल है, लेकिन धक्के से बेच रहे हैं साथ में, तो वो कौन सा? मिक्स सप्लाई कहलाएगा। सर कंपोजिट बने मिक्स बने, फर्क क्या पड़ेगा? सबसे इंपॉर्टेंट काम अब हम करेंगे। कंपोजिट सप्लाई बने या मिक्स सप्लाई बने, लगना तो दोनों पे जीएसटी, फिर झंझट क्यों बांध रखा है सर आपने? फर्क है भाई। कंपोजिट सप्लाई, जैसे मान लो होटल हमें सर्विस दे रहा है, होटल हमें सर्विस दे रहा है अकोमोडेशन की, रुकने की सर्विस, उसके ऊपर मान लो जीएसटी 12%। होटल हमें खाना भी खिला रहा है, रेस्टोरेंट, उसके ऊपर जीएसटी 28%। होटल में कोई स्लीपिंग सूट की फैसिलिटी भी दे रहा है, कोई खास टाइप का स्विमिंग सूट की कॉस्ट्यूम की फैसिलिटी दे रहा है, जिसके ऊपर जीएसटी है 22%। होटल वाले ने तीनों सर्विस हमें दी और लास्ट में बिल बनाया 20,000 रुपए। लास्ट में बिल क्या बनाया? 20,000 रुपए। सवाल अब ये है, इस 20,000 रुपए के ऊपर 12% जीएसटी लगेगा या 28% जीएसटी लगेगा या 22% के ऊपर जीएसटी लगेगा? क्योंकि बिल तो इकट्ठा बनाया है साहब, तो जीएसटी किस रेट से लगाया जाए? तो कॉन्सेप्ट कहता है जीएसटी उस रेट से लगेगा जो प्रिंसिपल सप्लाई होगी। कंपोजिट सप्लाई के अंदर आपको ये देखना पड़ेगा मेन सप्लाई कौन सी है, कंपोजिट सप्लाई के अंदर आपको देखना पड़ेगा प्रिंसिपल सप्लाई कौन सी है। बताइए भैया, आप ही बता दें। प्रिंसिपल सप्लाई, किसी होटल के अंदर मेन काम खाना खिलाना होता है या रुकने की फैसिलिटी होती है, अकोमोडेशन फैसिलिटी होती है। तो अकोमोडेशन का रेट कितना है? 12%। तो पूरे पे क्या लग जाएगा? 12% लग जाएगा। अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट समझ आ गया। कंपोजिट सप्लाई के अंदर जहां 2 या 2 से ज्यादा सर्विस होती हैं, पूरे पे रेट वो लगेगा जो उसकी मेन सप्लाई होगी। सर पेपर में मेन कैसे पहचानेंगे? यूज देख लेना बेटा कि किसका ज्यादा यूज है। ज्वेलरी, जब कोई बंदा ज्वेलरी की दुकान से ज्वेलरी लेके जाता है तो उसको ज्वेलरी को स्पेशल केस में पैक किया जाता है। एक आपने मेरे से गोल्ड का हार लिया, कितने रुपए का? 1,20,000 रुपए का। उसकी पैकिंग के ऊपर खर्चा आया 2,000 रुपए का, तो टोटल वैल्यू होगी 1,22,000 रुपए। पैकिंग के ऊपर कॉस्ट है, सॉरी जो पैकिंग है उसके ऊपर जीएसटी का रेट अलग है, मान लो 28%, और ज्वेलरी के ऊपर रेट मान लो 18%।
तो आप मुझे बता दीजिए 1,22,000 पे 18% चार्ज होगा या 28% चार्ज होगा। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा मेन आइटम क्या है, मेन प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, ज्वेलरी प्रिंसिपल आपके लिए या आपके लिए पैकिंग प्रिंसिपल है। ऑब्वियस है ज्वेलरी प्रिंसिपल है तो पूरे पे रेट लग जाएगा कौन सा, 18%। ठीक है सर। आपके लिए घड़ी, घड़ी भी एक घड़ी अलग है और उसका जो पट्टा होता है जिससे आप टाई करते हैं घड़ी को, पट्टे के ऊपर मान लो रेट है 18% और घड़ी का रेट है मान लो 24%, तो घड़ी की पूरी वैल्यू पे क्या लगेगा, 24% रेट लगेगा। इसका मतलब जो प्रिंसिपल का रेट होगा वो लगेगा। जो आइटम ज्यादा कीमती है, बिना पट्टे के भी घड़ी टाइम दिखा सकती है, वो तो बस सुविधा के लिए बांध रखा होता है ताकि घड़ी गुम ना हो जाए। ओके सर। सर इसका मतलब हमें अब पहचान में आ गया कि प्रिंसिपल तो हम आराम से ढूंढ लेंगे। मोबाइल में और चार्जर में प्रिंसिपल आइटम क्या है, मोबाइल है। रेफ्रिजरेटर में, बोतल में से प्रिंसिपल क्या है, रेफ्रिजरेटर है। होटल के अंदर खाना खिलाना है, रहना रहना है। टाई में से और आपकी शर्ट में से प्रिंसिपल क्या है भाई, अरे टाई के बिना तो फिर भी काम चल जाएगा, शर्ट के बिना कैसे घूमेंगे, तो शर्ट है। शर्ट में और पैंट में से प्रिंसिपल क्या है वो आप ढूंढिए, वो आपका काम है। ओके सर। सर मिक्स सप्लाई में क्या होगा, मिक्स सप्लाई के अंदर भाई साहब आपको जब या दो से ज्यादा आइटम जबरदस्ती बांध रखे हैं। मैं गया था रेजर लेने के लिए, रेजर के ऊपर रेट है भाई साहब 18%। आफ्टर सेविंग लोशन वहां दे रखा है, उसके ऊपर रेट 28%। उसके अंदर एक शैम्पू और फेस वॉश भी है, उसके ऊपर रेट है आपका 5%। और वो जो ऐसे करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ब्रश दे रखी है उसके अंदर, उसके ऊपर रेट है 12%। लेकिन पूरे पैक की कीमत है 720 रुपए। तो 720 रुपए के ऊपर जीएसटी कौन सा लगेगा, मिक्स सप्लाई के अंदर कॉन्सेप्ट कहता है हाईएस्ट रेट लगेगा। बधाई हो जी, जो सबसे ज्यादा रेट पूरे पे वही ठुकेगा। सबसे ज्यादा किस पे है, 28। 720 मल्टीप्लाई बाई 28%। सर अब समझ में आ गई सारी कहानी। अगर होगी कंपोजिट सप्लाई, अगर होगी कंपोजिट सप्लाई तो पूरे पे रेट वो लगेगा जो मेन सप्लाई का रेट होगा। मेन सप्लाई भी कह सकते हैं, प्रिंसिपल आइटम भी कह सकते हैं। और अगर है मिक्स सप्लाई तो पूरे पे रेट वो लगाएंगे जो हाईएस्ट रेट होगा। जो कौन सा होगा, हाईएस्ट रेट होगा। मेरे हिसाब से आपको अब समझ में आ चुका होगा कि कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई का केस क्या कहता है। ठीक है सर। अब हम करते हैं ये जो स्केड्यूल 1 मैंने बताया, स्केड्यूल 1 जो मैंने बताया डीम्ड सप्लाई, ये क्या होता है। फिर हम करेंगे स्केड्यूल नंबर 2 और फिर हम करेंगे स्केड्यूल नंबर 3। फटाफट करते हैं। स्केड्यूल नंबर 1 डीम्ड सप्लाई। डीम्ड सप्लाई मींस विदाउट कंसीडरेशन, विदाउट कंसीडरेशन भी आपकी सप्लाई मान ली जाएगी, बिना कंसीडरेशन। इसके अंदर 4 केस कवर होते हैं, रट लीजिए साहब। 4 केस इसके अंदर हैं जो डीम्ड सप्लाई मान लिए जाते हैं, मतलब जहां पैसा नहीं होगा, कंसीडरेशन नहीं होगा, लेकिन फिर भी सप्लाई मान लिया जाएगा। पहला केस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर हॉट टॉपिक हॉट केक आता है। परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल किसका, बिजनेस की एसेट का। परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल किसका, बिजनेस की एसेट्स का, ऑन विच, जिनके ऊपर आपने आईटीसी पहले खरीदते टाइम बुक कर रखा है। ध्यान से देखिएगा पेपर में आपसे इंस्टीट्यूट 1 मिनट में खेल जाएगा। अगर टेम्परेरी ट्रांसफर है तो चीजें यहां कवर नहीं होंगी, परमानेंट ट्रांसफर होना चाहिए, एसेट्स का ट्रांसफर होना चाहिए। सर्विसेज का केस यहां पे कवर नहीं होता, यहां पे सर्विस कवर नहीं है, सिर्फ एसेट्स कवर है, गुड्स कवर है। और वो वाली गुड्स होनी चाहिए जिसको खरीदते टाइम आपने उसके ऊपर आईटीसी पे किया था, सॉरी टैक्स पे किया था, और उसका आईटीसी आपने अपनी बुक्स के अंदर बुक भी कर रखा है, अपने आईटीसी अवेल कर रखा है। अगर ये तीनों कंडीशन पूरी होती हैं, अगर आप ऐसी एसेट को डिस्पोज कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, तो उसको आपको सप्लाई मान लिया जाएगा। लाइक एग्जांपल लेता हूं, मेरी एसी की दुकान है साहब, मेरी एसी की शॉप है, गर्मी भयंकर चल रही है, मैं एसी बेचता हूं। मेरी वाइफ का फोन आता है कि बात सुनो जी, अपने घर में एसी नहीं है, सबको एसी बेच दी है, एक एसी आज शाम को घर आना चाहिए। ये आपकी बेटी की डिमांड है और आपकी वाइफ की भी डिमांड है। अब शाम को घर जाऊं तो जाऊं कैसे। मैंने अपनी दुकान से एक एसी उठा के घर भिजवा दिया, फटाफट सारी कंडीशन चेक करो। सर्विस घर भेजी है, गुड्स घर भेजी है, एसेट्स घर भेजी है, एक दिन के लिए भेजी है, परमानेंट भेजी है सर। और ध्यान सुनिएगा, मेरी तो एसी की शॉप है साहब। जब मैंने एसी खरीदा होगा, तो जिस बंदे से मैंने खरीदा होगा, अरे किसी ने बेचा है तभी तो मैंने खरीदा है। जो मेरा इनपुट है वो किसी न किसी का तो आउटपुट होगा। बिल्कुल सर, इतना तो आपको पता ही होगा, जो मेरी परचेज है वो किसी न किसी की सेल साहब। और जब उसने अपना आउटपुट सेल किया तो मेरे से उसने टैक्स चार्ज करके गवर्नमेंट को जमा करा दिया होगा। तो उसने जो मेरे से टैक्स चार्ज किया, उस एसी के ऊपर मैंने आईटीसी बुक किया होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट मैंने बुक कर लिया होगा। अब इस
एसी को, जिसके ऊपर मैंने इनपुट बुक कर रखा था, ये एसी मैंने घर भेज दिया। क्या भेज दिया? घर भेज दिया। क्या मैंने सेल किया है? नो। घर भेजा है तो क्या मैंने पैसे लिए वाइफ से? मरवाओगे क्या आप? पैसे लिए नहीं। ये केस भी कौन सा? विदाउट कंसिडरेशन का केस है। अब यहां पे इसको सप्लाई कंसीडर किया जाएगा, इसको सप्लाई मान लिया जाएगा। अगर आपका आईटीसी का कॉन्सेप्ट वीक है तो आप इस चीज को ज्यादा अच्छे से पकड़ नहीं पाओगे। आईटीसी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अब तुम्हें बताना पड़ेगा। जब आप कोई चीज खरीदते हैं तो आप टैक्स पे करके आते हैं। जिसको आपने टैक्स पे किया उसने ये टैक्स गवर्नमेंट को जमा करा दिया। मैं टायर खरीद के लाया हूं, मैं कच्चा रबर लेके आया, मान लो मैं रबर लेके आया हूं, किसी भाई से मैं रबर लेके आया, उस रबर से मैंने क्या बना दिए? टायर बना दिए। ध्यान से सुन लो, जिसका क्रेडिट का कॉन्सेप्ट कच्चा है, जो रबर में लेके आया हूं वो मेरे लिए इनपुट था। इस कच्चे रबर से मैंने प्रोसेसिंग करके क्या बना दिया? टायर बना दिया। ये मेरे लिए क्या है? आउटपुट है। जो मैं रबर लेके आया था, मैं 10,000 रुपए के लेके आया था साहब, और 20% सामने वाले ने मेरे से जीएसटी चार्ज किया था, तो 2,000 रुपए मैंने जीएसटी दे दिया था, तो मैं 12,000 रुपए अपनी जेब से पे करके आया था। लेकिन 2,000 रुपए का मैंने आईटीसी बुक कर लिया था। अब मैंने टायर बना के किसी कस्टमर को चेप दिया 20,000 रुपए का। कितने का? 20,000 रुपए का। और उस कस्टमर से जीएसटी ले लिया 20%, कितना? 4,000 रुपए। टोटल कस्टमर ने कितना दे दिया? 24,000 रुपए। गवर्नमेंट का मेरे पास फोन आता है, कहती 4,000 रुपए जीएसटी के नाम के लिए। मैंने कहा लिए। कहती ला दे दे मेरा जीएसटी, ला दे दे मेरा जीएसटी। मैं क्या बोलूंगा? ये वही रबर है जिससे टायर बना है? बोली हाँ। मैंने कहा इस रबर के ऊपर मैं आपको ऑलरेडी 2,000 रुपए का टैक्स दे चुका हूं? बोली हाँ। मैंने कहा इस टायर के अंदर रबर की वैल्यू इंक्लूड है? बोली हाँ। मैंने कहा इस पूरे टायर के ऊपर 4,000 रुपए का जीएसटी बनता है, जिसमें से ऑलरेडी 2,000 का तो मैं पहले ही पे कर चुका हूं, तो आपका बचा हुआ कितना है? 2। इसका मतलब टोटल मुझे अब आउटपुट पे टैक्स बनता है 4,000। चूंकि रबर से ही टायर बना है और रबर पे मैं ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका हूं, अगर मैंने 4,000 पूरा जमा करा दिया तो रबर 2 बार टैक्स नहीं हो जाएगा? टू अवॉइड डबल टैक्सेशन हमने आईटीसी बुक कर रखा है। तो हम गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे? साहब 2,000 रुपए हमने आपको पहले पे कर दिए थे, बनते आपके 4 हैं, 2,000 आपको दे रखे हैं, तो बचे हुए 2,000 रुपए ही हम आपको पे करेंगे। ये है कॉन्सेप्ट क्रेडिट का। ध्यान से सुनिएगा, आईटीसी आप तभी बुक कर सकते हैं साहब अगर आपको फाइनल प्रोडक्ट सेल किया और आपने जीएसटी चार्ज किया हो। अल्टीमेटली कहते हैं जब आप आउटपुट को किसी को सेल करते हैं, सप्लाई करते हैं और सामने वाले से जीएसटी चार्ज करते हैं, इसको बोलते हैं खून। और जब आप परचेज के टाइप पे इनपुट खरीद के लाते हैं और आईटीसी बुक करते हैं, इसको बोलते हैं आजादी। सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया था, क्या तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। खून नहीं तो आजादी नहीं। सेम गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है। अगर आप अपने आउटपुट पे हमें जीएसटी लाके दोगे तो आपको आईटीसी मिलेगा। अगर आप हमें आउटपुट पे जीएसटी कस्टमर से लेके हमें पकड़ाओगे तो हम आपको आईटीसी देंगे। अगर आपने हमें आउटपुट पे जीएसटी नहीं दिया तो हम आपका आईटीसी छीन लेंगे। सेम वहां हो रहा है। जो एसी मैंने घर भेजा, क्या वो मैंने सेल किया है? नहीं। क्या मैंने किसी कस्टमर को दिया है? नहीं। क्या मैंने जीएसटी चार्ज किया? नहीं। क्या मैंने खून दिया? नहीं। जब खून ही नहीं दिया तो आईटीसी किस नाम का? ये जो आईटीसी आपने बुक कर रखा है इसको रिवर्स करना पड़ेगा आपको। और जैसे आप आईटीसी रिवर्स कर देंगे आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी साहब। इसका और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मैं आपको आईटीसी चैप्टर में दूंगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर। वीडियो को पॉज करके ये वाला कॉन्सेप्ट दोबारा सुन लेना, आपको पता लग जाएगा आईटीसी क्या होता है, आउटपुट क्या होता है और इनपुट क्या होता है, खून किसको बोलते हैं और आजादी किसको बोलते हैं। रेस्ट द वे हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। हम कर रहे थे स्केड्यूल 1, क्या डीम्ड सप्लाई। कौन सी डीम्ड सप्लाई? जहां विदाउट कंसीडरेशन काम होता है। पहला केस मैंने कर लिया, क्या रट लो इस बात को, परमानेंट ट्रांसफर किसका? ऑफ बिजनेस एसेट, एसेट्स का, सर्विस का नहीं। कौन सी एसेट्स? ऑन विच जिसके ऊपर आपने आईटीसी बुक कर रखा था। ध्यान दीजिएगा, अगर आपने आईटीसी बुक नहीं कर रखा है तो ये केस नहीं लगेगा। अगर एसेट्स की जगह सर्विस है तो ये केस नहीं लगेगा। और परमानेंट ट्रांसफर ना होगे, टीटी टेम्परेरी ट्रांसफर है तो ये केस नहीं लगेगा। एग्जामिनर कहीं भी एक पॉइंट में छेड़छाड़ करके तुम्हारा क्वेश्चन को गलत करा सकता है साहब। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस क्या है? ट्रांसफर बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। आपको अच्छे तरीके से पता होगा ये रिलेटेड पर्सन क्या होता है, डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है। अरे अपने ही परिवार के लोग, मेरी एक ब्रांच ने मेरी दूसरी ब्रांच को सामान भेजा, मेरे भाई ने मेरे को सामान भेजा, मेरे पापा ने मेरे को सामान भेजा है। एक ऐसी कंपनी जहां मैंने शेयर इन्वेस्ट कर रखे हैं, इस कंपनी में मैंने शेयर इन्वेस्ट कर रखे हैं, इन दोनों के आपस में कोई ट्रांजेक्शन हो रही है। कोई ऐसी दो कंपनी जो दोनों मेरे कॉमन कंट्रोल के अंदर आती हैं, इन सभी चीजों को आपस में रिलेटेड या डिस्टिंक्ट पर्सन बोला जाता है। तो जब आपका आपस में आप सामान का लेन देन करते हो साहब, तो पैसा वहां इन्वॉल्व नहीं होता।
मेरी एक ब्रांच भिवानी है, एक ब्रांच मेरी रोहतक है, रोहतक वाली ब्रांच को सामान की जरूरत है, मैंने भिवानी वाली ब्रांच को बोला कि इसको सप्लाई कर दे, माल भेज दे, पैसा थोड़ी ना देगा इसको। तो यहां पे भी सेकंड केस है विदाउट कंसीडरेशन। विदाउट कंसीडरेशन हम केस भी तो वही कर रहे हैं जहां कंसीडरेशन नहीं और इसको सप्लाई मान लिया जाएगा। तो जब भी ट्रांसफर रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में होता है, रिलेटेड टू रिलेटेड पर्सन में होता है और या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में होता है, तो उसको ट्रांसफर नहीं मानते। रिलेटेड पर्सन क्या है और डिस्टिंक्ट पर्सन क्या है, हम मिसलेनियस चैप्टर में अलग से करेंगे इस चीज को। तीसरा, हाँ इसी के अंदर एक पॉइंट और बता दूं, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय भी आपस में रिलेटेड पर्सन होते हैं। सुन लो बड़े ध्यान से, गौर फरमाइएगा, सुनो ध्यान से। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय आपस में रिलेटेड पर्सन होते हैं। और अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है, सबसे ज्यादा डाउट्स बच्चों को इस टॉपिक में है, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है तो क्या सर वो सब्जेक्ट टू जीएसटी है, लायबल टू जीएसटी है या नहीं है, वो बताइए आप। गिफ्ट अगर दिया है तो तुरंत आप दो चीजें देखेंगे एग्जाम के अंदर, वो जो गिफ्ट दिया है किसने, एम्प्लॉयर ने, किसको दिया, एम्प्लॉय को, क्या वो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन में दिया है, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। अरे नौकरी देते टाइम ही बोल दिया था मैं तुझे गिफ्ट दिया करूंगा, ये गिफ्ट तुझे हर साल मिलेगा, ये कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, उसकी मजबूरी थी गिफ्ट देना, तो इसके ऊपर जीएसटी का कोई मसला नहीं है। अगर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है, वैसे ही गिफ्ट दिया है, तो तुरंत आप दूसरी चीज चेक करेंगे, क्या गिफ्ट की वैल्यू कितनी है। अगर पूरे साल में गिफ्ट अप टू 50,000 रुपए तक का दिया है या 50,000 रुपए से ज्यादा का गिफ्ट दिया है, अगर 50,000 रुपए तक का गिफ्ट दिया है तो फिर से जीएसटी का कोई मसला नहीं है, और 50,000 रुपए से ज्यादा का दिया है तो जीएसटी लग जाएगा। लग जाएगा मतलब इसको सप्लाई मान लिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मैं बात गिफ्ट की कर रहा हूं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहा है तो एम्प्लॉय से पैसे थोड़ी ना लेगा, सप्लाई तो हो गई। हम केस भी कौन से कर रहे हैं, ऐसे वो केसेस जहां पे सप्लाई मान ली जाएगी और कंसिडरेशन जहां पे नहीं होता। और फोर्थ लास्ट केस है इसका, शेड्यूल 1 का लास्ट केस, आपने सर्विसेज इंपोर्ट की आपने सर्विसेज, जिससे इंपोर्ट हमेशा बाहर से होता है, पड़ोस से नहीं होता। इंपोर्ट हमेशा आपने फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट किया, जिससे इंपोर्ट किया वो आपका रिलेटेड पर्सन है। कंडीशन सुन लो ध्यान से, रिलेटेड पर्सन है, आपका जानकार है, आपका पहचान वाला है, आपका भाई है। जो इंपोर्ट किया है वो बिजनेस पर्पज से इंपोर्ट किया है, बिजनेस पर्पज से इंपोर्ट किया है, रिलेटेड पर्सन है, बिजनेस पर्पज से इंपोर्ट किया है, तो इसको भी सप्लाई मान लिया जाएगा, क्योंकि रिलेटेड पर्सन के बीच में तो कंसीडरेशन होता ही नहीं है। तो ये 4 केस ऐसे हैं जहां सप्लाई मान लिया जाएगा। फटाफट रिवाइज कराओ शेड्यूल 1 के 4 आइटम, जल्दी। शेड्यूल 1 के 4 आइटम अगर आपको याद हो तो, लास्ट का केस है इंपोर्ट ऑफ सर्विस का, दूसरी कंडीशन रिलेटेड पर्सन होना चाहिए, तीसरी कंडीशन फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस होना चाहिए। शॉर्ट में लिख रहा हूं बिल्कुल, सप्लाई बिटवीन एम्प्लॉयर रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। एक केस छूट गया अभी तो बताता हूं। तीसरा केस जो मैं करवाना भूल गया वो सुन लो, सप्लाई बिटवीन प्रिंसिपल टू एजेंट और एजेंट टू प्रिंसिपल। जब प्रिंसिपल एजेंट को माल भेजता है और एजेंट प्रिंसिपल को माल भेजता है तो कौन सा आपस में पैसे लेते हैं, लेकिन इसको फिर भी सप्लाई मान लिया जाएगा। और फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट केस था परमानेंट ट्रांसफर बिजनेस एसेट का ऑन विच क्रेडिट, जिसके ऊपर क्रेडिट आपने बुक कर रखा था। तो साहब इस तरीके से आपका शेड्यूल 1 ओवर हुआ। ये था डीम्ड सप्लाई का कॉन्सेप्ट। सर फटाफट हमें करा दो शेड्यूल 2। अरे कराना क्या है, शेड्यूल 2 तो बड़ा आसान है। ये कहता है या तो मानी जाएगी गुड्स, या तो मानी जाएंगी गुड्स, ओके सर, और या मानी जाएंगी सर्विस। एक चुटकी में आप देख के बता देंगे गुड्स है या सर्विस है। सर टाइटल गुड्स का मालिकाना हक हमने दूसरे को दे दिया तो गुड्स भी की है। मैंने कार बेच दी, 5 लाख रुपए ले लिए, कार अगले के नाम होगी, बताओ ये गुड्स है सर्विस है? अरे भाई गुड्स है। ठीक है सर, मैंने अपना ऊपर वाली मंजिल किराए पे दे दी, बताओ गुड्स है या सर्विस है? सर्विस है। इसमें भी पहचानने में क्या टाइम है? मैंने किसी से अपने मन मुताबिक सॉफ्टवेयर बनवाया है, कस्टमाइज करके सॉफ्टवेयर बनवाया है तो सर्विस है, बना बनाया खरीदा है तो गुड्स है। ठीक है सर, गुड्स है या सर्विस है, इसको पहचानना कहां दे रखा है? शेड्यूल 2 के अंदर दे रखा है। मैं फिर भी इसकी 4-5 एग्जांपल आपको कराऊंगा। शेड्यूल 3 जो है वो कहता है भाई साहब ना तो आप गुड्स हो ना आप सर्विस हो। जब ना गुड्स है ना सर्विस तो साहब जीएसटी कैसे लग सकता है? और जहां जीएसटी नहीं लगता उसी को नेगेटिव लिस्ट बोलते हैं। सर कुछ एग्जांपल इसके भी दे दो। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशन, सर अभी आपने पीछे तो बताया था भाई, वो गिफ्ट की बात हो रही थी। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन जो है वो जीएसटी के दायरे से बाहर है। अगर ये जीएसटी के दायरे में आता तो हर एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को सर्विस देता है, सारे एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर का जीएसटी काट रहे होते।
इसलिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होता है सर्विसेज का, इसलिए इसको जीएसटी के दायरे से क्या कर दिया, बाहर। इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं है। आपकी मम्मी पापा भाई बहन जॉब करते होंगे, वो भी एम्प्लॉई हैं, तो अब पूछ के देखना क्या वो अपने मालिक का जीएसटी काटते हैं, क्यों नहीं काटते, उनको बता देना नेगेटिव लिस्ट में कवर होता है। जिस दिन नेगेटिव लिस्ट से बाहर निकल गया जीएसटी कटेगा। ओके। दूसरा पॉइंट, फिनरल, बरियल, क्रीमिटोरियम, सर ये सारे मरने खुरने के नाम ले रहे हो। मॉर्चुरी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजीज्ड, भाई जब कोई बंदा मर जाता है तो गवर्नमेंट कहती है मुझसे अब जीएसटी नहीं लेंगे, अब लेके दिखाइए। मेरा कोई जानकार की डेथ हो गई और मैंने किसी गाड़ी वाले से उसको कहा भाई साहब वहां तक छोड़ दो, उसने कहा किराया 5,000 रुपये, मैंने कहा ले लेना। जब वो उतरा तो 5,000 रुपये के ऊपर बोला जीएसटी 18%। हमारा बंदा मरा पड़ा है भाई साहब, उसको मरे हुए बंदे के ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या चाहिए, जीएसटी। गुस्सा तो वहीं आया कि इसको भी शमशान घाट में डाल दूं। मैं शमशान घाट में गया, वहां मैंने जाके लकड़ियां ली हैं जलाने के लिए। क्या ली, लकड़ी। वहां जो पंडिता कहता जी 60,000 रुपये की लकड़ी होगी, मैंने कहा अच्छा, कहता 18% जीएसटी। ओ भाई साथ में जला देंगे। इसलिए ये शौक की घड़ी है, दुख की घड़ी है, इस टाइम पे जीएसटी नहीं लिया जा सकता। पीजीआई के जो भी हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ डेड हाउस होते हैं, मोर्चुरीज होती हैं, जो भी है, मतलब मरने खुरने से संबंधित आप जीएसटी ना लें तो फायदा है। ठीक है सर। और बताओ, जितने भी एमपी हैं, जितने भी एमएलए हैं, जितने भी एमपी हैं, जितने भी एमएलए हैं, जितने भी पंचायती राज के अंदर जितने भी ऑफिशियल्स हैं, ये जो भी सर्विस दे रहे हैं, इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं होता। कोर्ट कचहरी के अंदर जब हम जाते हैं, कोर्ट कचहरी में हम न्याय पाने के लिए जाते हैं, दुखी होके जाते हैं, वहां पे जो जज हमें न्याय देते हैं उसके ऊपर भी किसी प्रकार का कोई जीएसटी नहीं है। जब आप लैंड एंड बिल्डिंग बेचते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग बेचते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदते हैं, तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं होता। कारण जीएसटी गुड्स पे लगता है, और गुड्स वो होती हैं जो मूवेबल होती हैं। अरे भाई सुनो, गुड्स तभी बन सकती हैं जब वो मूवेबल हों। मूवेबल जिनको मूव किया जा सकता हो, लैंड एंड बिल्डिंग को मूव नहीं किया जा सकता। अब एक आध गधा उठ के आएगा नहीं सर, आजकल तो जैक लग जाते हैं, और जैक से हमने घरों को यहां से वहां जाते देखा है। नेचर देखो, तोड़ फोड़ डिसमेंटल करके तो किसी भी चीज को सरकाया जा सकता है। बाय डिफॉल्ट देखो क्या वो वैसे मूवेबल है, नहीं, तो बस बात खत्म। ठीक है सर, जो मॉल में एस्केलेटर लगे हुए होते हैं यहां से वहां, वो तो मूव कर रहे होते हैं। अरे हैं तो फिक्स प्लेस पे पड़े हुए, तो वो भी क्या है, इमूवेबल। लैंड एंड बिल्डिंग का सेल प्रॉपर्टी भी आपका दायरे से बाहर है। और एक्शनेबल क्लेम, एक्शनेबल क्लेम, सर ये एक्शनेबल क्लेम होते क्या है, आधों को तो ये नहीं पता है एक्शनेबल क्लेम होते क्या है। भाई जितने भी अनसिक्योर्ड चीजें होती हैं, अनसिक्योर्ड डेट है, अनसिक्योर्ड डिवेंचर है, आपने किसी को पैसा दे दिया, वो आपको प्रोमिसरी नोट देके गया हुआ, बिल ऑफ एक्सचेंज दिया देके गया हुआ है, कल को पैसे ना दे तो उखाड़ क्या लोगे। पैसे आ भी सकते हैं और पैसे नहीं भी आ सकते, इनको बोलते हैं एक्शनेबल क्लेम। ये चीजें जीएसटी के दायरे से बाहर हैं। लेकिन 3 एक्शनेबल क्लेम ऐसे हैं जो जीएसटी के अंदर आते हैं। लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग, लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग, लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग, एक्शनेबल क्लेम ऐसे हैं जो पैसा आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, जो जीएसटी के दायरे में है और अच्छा खासा जीएसटी लगता है। ठीक है सर, ये पढ़ी हमने नेगेटिव लिस्ट। अब फटाफट देख लेते हैं क्या एग्जांपल। अभी मैं तुम्हें एक डेफिनेशन नोट करवा दूं, नहीं तो तुम कहोगे सर ये हमारी रहेगी। मनी की डेफिनेशन क्या है, और फिर अगली डेफिनेशन हम करेंगे गुड्स की डेफिनेशन क्या है। फिर इनको फटाफट बुक से मिलवा देता हूं। मनी की डेफिनेशन वो लीगल टेंडर। मनी क्या है, लीगल टेंडर होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने जिस दिन नोट बंद किए थे, आपको पता, उसने कहा था आज रात 8 बजे से नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, मतलब इनकी वैधानिकता, इनकी जो वैलिडिटी है वो एक्सपायर हो जाएगी। लीगल टेंडर होने चाहिए। ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं जिनको आरबीआई ने अप्रूव कर रखा होता है। ये कंसीडरेशन के लिए यूज होते हैं, कंसीडरेशन के लिए यूज होते हैं। इनको एक्सचेंज भी अदर डिनोमिनेशन के साथ एक्सचेंज भी किया जा सकता है। ये ऑब्लिगेशन को सेटल करते हैं, ऑब्लिगेशन को जो सेटल कर दे, कंसिडरेशन का जो काम कर दे, जिसको आरबीआई ने अप्रूव कर रखा है जो इंस्ट्रूमेंट, और जो लीगल टेंडर होते हैं, ऐसी चीजों को मनी बोला जाता है। साहब इतनी आसान डेफिनेशन बना दी। लेकिन मनी की डेफिनेशन में आप उस मनी को बाहर निकाल देना, मनी की डेफिनेशन में आप उस मनी को बाहर निकाल देना जो मनी न्यूमेस्मेटिक वैल्यू का है। सर न्यूमेस्मेटिक वैल्यू क्या होती है, जो सिर्फ देखने का मनी रह गया है, अब वो किसी काम का नहीं है। 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, और 500 1000 के पुराने नोट अगर किसी के पास है तो देखने में तो मनी दिख रहे हैं, लेकिन वो किसी काम के नहीं है। पुराने जमाने में 1 पैसा 2 पैसे 5 पैसे 10 पैसे चलते थे, अब नहीं चलते, वो सारे न्यूमेस्मेटिक कहलाते हैं। वो मनी दिख तो रहे हैं लेकिन वो मनी नहीं है। ओके सर, अब सर सारा जीएसटी आपने करा दिया, ये तो बता दो गुड्स की डेफिनेशन क्या है और सर्विस की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि डेफिनेशन तो गुड्स एंड सर्विसेज पे ही तो जीएसटी लगता है। सर्विस की डेफिनेशन बड़ी आसान, कहते हैं जो अदर देन गुड्स है, जो अदर देन गुड्स हैं वो सारी की सारी क्या है, सर्विसेज।
सर इसकी भी फिर तो ऐसी हो सकती है, गुड्स वो हैं जो अदर देन सर्विस हैं, ऐसे काम नहीं चलता, एक को डिफाइन करना पड़ेगा साहब। गुड्स वो, अरे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में सीए फाउंडेशन में जो डेफिनेशन पढ़ते थे, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल, एवरी एसेट मूवेबल नेचर की, मूवेबल होनी चाहिए, ठीक है सर। मूवेबल है, ग्रोइंग क्रॉप एंड ग्रास इसके अंदर आता है, थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड, जमीन से जितने भी जुड़ी हुई चीजें हैं जिनको बाद में या पहले अलग कर लिया जाएगा, सीवियर और एग्री टू बी सीवियर बिफोर और अंडर द कॉन्टेक्ट ऑफ सेल नोन एज गुड्स, ये वही डेफिनेशन है जो सीए फाउंडेशन में आप पढ़ते थे। तो मूवेबल होनी चाहिए, ग्रोइंग क्रॉप, क्रॉप इसके अंदर आती है, ग्रास इसके अंदर आता है, थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड विच आर सीवियर और एग्री टू बी सीवियर अंडर द कॉन्टेक्ट ऑफ सेल नोन एज गुड्स। लेकिन इसके अंदर इट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम, लेकिन कौन से एक्शनेबल क्लेम आएंगे? सिर्फ लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, बाकी सभी एक्शनेबल क्लेम के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है सर। ये था आपका एक मोटा मोटा समझने का टॉपिक कि क्या है सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई क्या है हमने सीखा, मिक्स सप्लाई क्या है हमने सीखा, शेड्यूल 1 क्या कहता है, शेड्यूल 2 क्या कहता है, शेड्यूल 3 क्या कहता है, नेगेटिव लिस्ट क्या होती है, तमाम चीज़ें हमने सीखी। कंपोजिट सप्लाई में कौन सा रेट लगता है, मिक्स सप्लाई में कौन सा रेट लगता है, सप्लाई के कौन से दो बॉयफ्रेंड थे, कौन उसका घमंड कैसे कैसे टूटा है। हाँ एक चीज़ और बता देता हूँ, इंपोर्ट ऑफ सर्विस के अंदर सारे बच्चे कन्फ्यूज हैं। इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इंपोर्ट ऑफ सर्विस का पेपर में सर एमसीक्यू में बहुत सारे पॉइंट होते हैं, मैं कंक्लूजन देता हूं सब आपको। इंपोर्ट ऑफ सर्विस का केस होता है पेपर में, दो गेट चेक करना, या तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस हुई है विदाउट कंसीडरेशन, विदाउट कंसीडरेशन, या हुई है विद कंसीडरेशन। सबसे पहले तो पेपर में ये चेक करना है। विदाउट कंसीडरेशन के नीचे लिखना है ऑलवेज एग्जेम्प्ट, ऑलवेज एग्जेम्प्ट, और विद कंसीडरेशन के नीचे लिखना है ऑलवेज टैक्सेबल, ऑलवेज टैक्सेबल। मेरी बातें सुन के और मेरी गंदी सी राइटिंग समझ के अपने खुद के नोट्स बना लोगे तो सारे कॉन्सेप्ट के नोट्स तैयार हो जाएंगे और पेपर के टाइम पे फटाफट फटाफट रिवाइज करके पेपर क्लियर हो जाएगा। ऑलवेज टैक्सेबल सर, बिना कंसीडरेशन के इंपोर्ट किया है तो ऑलवेज एग्जेम्प्ट है, बस झंझट खत्म। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है, इसकी एक एक्सेप्शन है जो हमने स्केड्यूल नंबर 1 में करी थी। क्या? अगर आपने इंपोर्ट किया सर्विस का, रिलेटेड पर्सन से किया है और बिजनेस पर्पज से किया है तो बेशक कंसीडरेशन ना उसको सप्लाई मान लिया जाएगा, बस ये एक्सेप्शन थी। अदरवाइज विदाउट कंसीडरेशन के जितने भी केस हैं, चाहे वो बिजनेस पर्पज हैं चाहे बिजनेस पर्पज नहीं है, सारा सप्लाई मान लिया जाएगा। लेकिन रिलेटेड पर्पज है, पर्सन है और बिजनेस पर्पज है तो नहीं माना जाएगा। विद कंसीडरेशन है तो इसकी भी एक एक्सेप्शन है। अगर किसी इंडिविजुअल ने अपने पर्सनल पर्पज के लिए अगर कोई सर्विस इंपोर्ट की है तो बेशक वो विद कंसीडरेशन हो, उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। दोनों की एक एक एक्सेप्शन थी जो मैंने करवा दी। इस चार्ट को बना लेना, कहानी खत्म। ठीक है सर, चलिए फिर आज की वीडियो को यहीं पॉज करते हैं और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।